नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में वो धनराशि भेजेंगे। शाम 4 बजे अधिवक्ता चैम्बर भवनों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल पुस्तकालय का भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजेंगे। शाम 4 बजे अधिवक्ता चैम्बर भवनों का लोकार्पण भी वो करते नजर आने वाले हैं। डिजिटल पुस्तकालय का भी सीएम करेंगे शिलान्यास। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये दौरा गोरखपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ का, और कल वो गोरखपुर पहुंचे थे। कल ऐसी करोड़ों की परियोजनाएं थी जिसकी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी, और आज भी ऐसे कई कार्यक्रम जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। हरेंद्र, कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन 2 बड़े कार्यक्रम लगे हैं जो पूर्वांचल के खिलाड़ियों को, पूर्वांचल की जनता को सौंपने जा रहे हैं, करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। खासतौर से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनका कार्यक्रम है जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते नजर आएंगे, और साथ ही साथ शाम 4 बजे कलेक्टेड परिसर, जो पुराना कलेक्टेड कार्यालय था, भवन जर्जर होने के नाते उसकी सुंदरीकरण के लिए और उसके नवनिर्माण के लिए आज शिलान्यास करेंगे। अधिवक्ता चेंबर्स का लोकार्पण करेंगे और डिजिटल पुस्तकालय का भी आज वो शिलान्यास करते नजर आएंगे भवन का। खासतौर से इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के पूरी मुस्तैदी बनी हुई और तैयारी पूरी कर ली गई है। बस चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों कार्यक्रम में एक एक करके शिरकत करेंगे और गोरखपुर की जनता को सौंपने जा रहे हैं। इसी के साथ आज बता दें कि सावन का चौथा सोमवार है। चौथे सोमवार के सुबह गुरु गोरक्षनाथ की पूजा आराधना करने के बाद 8:30 बजे जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्या सुन करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो खास तौर से जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता से मुलाकात करते हैं, गोरखपुर के व्यापारियों से मुलाकात करते हैं, गोरखपुर की अधिवक्ताओं से मुलाकात करें, गोरखपुर के वरिष्ठ जनों से मुलाकात करके गोरखपुर को जरूर कुछ न कुछ सौगात देते नजर आते हैं। इस बार भी सावन के महीने में जितने भी कार्यक्रम लगे हैं, सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ न कुछ तोहफा देते नजर आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। बिल्कुल हरेंद्र, लेकिन गोरखपुर की जनता कितने उत्साहित है, कितने लोगों के जुटने की उम्मीद इस कार्यक्रम में? देखिए, दोनों कार्यक्रम में गोरखपुर की जनता बड़े पैमाने पर जुटेगी और अपने मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुनेगी। खास तौर से मुख्यमंत्री जब संबोधन देते हैं तो जनता के हित की बात को करते हैं, जनता के सुख समृद्धि की कामना करते हैं, इसलिए जनता उनको सुनने का प्रयास करती है और बड़े पैमाने पर लोग पहुंचेंगे। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बिल्कुल हरेंद्र, और इससे पहले कल भी करोड़ों की सौगात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को दी थी और उस समय भी भारी हुजूम वहां पर देखने को मिला था, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, हालांकि गोरखपुर से एक अलग संबंध जरूर रहा है, लेकिन गोरखपुर वासी हमेशा से इंतजार करते हैं कब सीएम योगी आदित्यनाथ आए, कब वो उनको देखें और कब उनके लिए सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर आए। तो एक आस भी जनता में होती है। देखिए, जनता जब सांसद थे तभी भी आशा लगाई थी और आज प्रदेश के मुखिया हैं तभी भी आशा लगाई है। खास तौर से प्रदेश के मुखिया होने के बाद जिस तरह से पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, खास तौर से अभी तक की सरकारें आजादी से लेकर के आज तक की इस तरह की विकास का कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों हाथ जनता के लिए खोल दिए हैं और खास तौर से जहां भी जा रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं, सौगात की बौछार करते नजर आ रहे हैं। आज गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखपुर में भी सौगात की बौछार करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास होगी हरेंद्र, और इस दौरान संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। यूपी बीजेपी आज जारी कर सकती है नए जिलाध्यक्षों की सूची। यूपी बीजेपी संगठन में इसी महीने बदलाव होना है। नॉन परफॉर्मेंस कई जिलाध्यक्षों पर गाज आज गिरेगी और वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं, यानी कि बदलाव हो सकता है, इसके पहले ही संकेत दिए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2024 में अब नई बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। भूपेंद्र चौधरी इसके पहले संकेत दे चुके हैं कि जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गई है, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर अब बदलाव बड़े किए जा सकते हैं, नई बीजेपी नजर आ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक सूची जो कि आज जारी हो सकती है जिलाध्यक्षों की। जी बिल्कुल, आपको बता दें, दो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी में तमाम बदलाव कर रही है। जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया जा रहा है। और अगर आज की बात की जाए तो आज यूपी बीजेपी की तरफ से एक नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जा सकती है। इसमें आपको बता दें तमाम ऐसे नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे और लोगों की नज़रों से दूर थे, काफ़ी समय से ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे, उनको मौका दिया जा सकता है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि जब उनका कोई भी सिपाही अगर सक्रिय नहीं होता है, खास करके चुनाव से पहले अगर वो जनता के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती है तो उसको बदलने का काम किया जाता है। कुछ ऐसा ही महाजनसंपर्क अभियान में भी देखने को मिला था। जिन जिलाध्यक्षों की तरफ से, जिन पदाधिकारियों की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया गया, जिन्होंने जनता के साथ में कनेक्टिविटी नहीं बनाई, उनको बदलने का काम किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही संकेत दिए थे कि कई जिलाध्यक्षों को हटाया जा सकता है, कईयों के नाम जो है वो लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और कई ऐसे नए लोग भी हैं जिनके नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। उसको लेकर भी काफ़ी लंबे समय से मंथन चल रहा था। आज यूपी बीजेपी की तरफ से कई जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। उसमें देखना होगा क्या कुछ वो नए नाम होते हैं और कौन कौन से वो दिग्गज चेहरे होते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम ना किया हो, उनको निकाला जाए। तो ये तमाम नाम देखने को मिलेंगे। हालांकि भूपेंद्र चौधरी की तरफ से पहले ही संकेत दिया गया था कि जो लोग अच्छे से काम नहीं भी कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर पार्टी के लिए, वो सक्रिय हो जाएं। खास करके वो लोग जिन्होंने जनसंपर्क अभियान में अपना जो है योगदान नहीं दिया, जनता के साथ में कनेक्टिविटी नहीं बनाई, उनको लेकर। तो ऐसे में देखना होगा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है, किस तरीके से नई रणनीतियाँ बना रही है, क्या कुछ नए नामों को शामिल किया जा रहा है संगठन को मजबूत करने को लेकर। और संगठन में फेरबदल को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला भी जारी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फिक्स किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और जो लोग पहले से सक्रिय नहीं हैं उनको हटाकर नए लोगों को जगह दी जा रही है। तो उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। कुल मिला के मेन जो उनका फोकस है वो ये है कि किस तरीके से संगठन मजबूत किया जाए, किस तरीके से बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए और 24 से पहले किस तरीके से जनता के साथ में कनेक्टिविटी बना के एक बार फिर जो है अच्छी रणनीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है जीत दर्ज कर सके, उसको लेकर लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। बिल्कुल स्कंदिता, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण भी बिठाने की बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि इन जिलाध्यक्षों के जरिए ही वो आगे की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि कई ऐसी रणनीति है जो बीजेपी बनाती है और उसको किस तरीके से कामयाब किया जाए, इसके दिशा निर्देश भी इनको दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी इनके हाथों होती है। तो जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जाएगी। किन चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर नए चेहरे आ सकते हैं सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से और पिछले विधानसभा चुनाव से जिस तरीके से कार्य कर रही है, उससे कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हर स्ट्रैटेजी, हर टेक्निक को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहती है। जिस तरीके से पहले उन कहीं ना कहीं अंगड़ों की पार्टी कही जाती थी कि जनरल कैटेगरीज को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उनका वोट बैंक जो है वो उनको मिलता था, हिंदुत्व की राजनीति करती थी। तो अब इन हिंदुत्व की राजनीति को के साथ साथ जो पसमानदा मुस्लिम है उनको भी पार्टी में जगह
देने का काम किया गया है। ये नगर निकाय के चुनाव में भी देखने को मिला कि किस तरीके से उनको मैदान में उतारा गया, जगह दी गई, टिकट दिया गया और तमाम अब ये भी देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जनजाति समीकरण बैठाने को लेकर जिस पर्टिकुलर जिले में जिस जाति का ज़्यादा वोट बैंक है उस जाति का जिला अध्यक्ष बनाया जाए और इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर उसने क्या कुछ कार्य कर रखे हैं, कितना ज़्यादा पार्टी में सक्रिय है, क्या भूमिका है, उसको लेकर पूरा जो है ब्यौरा लेखा जोखा देखकर उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है। वो एक नाम को लेकर काफ़ी मंथन चलता है, लेकिन तमाम ऐसे नाम हैं भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करती है, हर तरीके से नई नई रणनीतियाँ लेकर नई नई स्ट्रैटेजीज के साथ में अपनी जो है सूची रिलीज करती है। तो हम वो नाम होंगे अलग अलग जिलों के जहाँ पर कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी देखा जाएगा, किस तरीके से वोट बैंक है, वहाँ पे कौन सी जाति का कितना वोट है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है कि किस तरीके से अपने खेमे में लाया जा सके। और कहीं जब जहाँ हिंदुत्व की बात की जाती थी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब सॉफ्ट कॉर्नर पासमानदा मुस्लिम्स के लिए लेके चल रही है। पासमानदा मुस्लिम्स को उन्होंने टिकट भी दिया, उसके अलावा उनके लिए तमाम योजनाएं लेकर आई, उनके लिए मन की बात का विमोचन उर्दू में करवाया, तमाम कव्वाली सम्मेलन करवाए गए। तो कहीं ना कहीं जो दूसरी वर्ग का वोट है उसको भी अपने खेमे में कैसे लाया जाए उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रह रही है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और अब भी हर रोज पासमानदा मुस्लिम्स के लिए नई योजनाएं लेके आना, पार्टी में उनको जगह देना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना हर दाव चल देना चाहती है और कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत कर पाए और इतना मजबूत कर पाए कि जो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एक बार एकजुट हो रहा है, गठबंधन की बात कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ टक्कर दे सके, एक साथ उनको चुनाव में हरा सके, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रही है, जिसमें वो तमाम ये जिला अध्यक्षों जैसे डिसीजंस जो हैं उसको काफी सोच समझ के लिए जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता सच में सक्रिय है, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहा है, लोगों के साथ उसकी जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है उसको मौका देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। वो तमाम नए चेहरे कौन होंगे अब ये देखना होगा सूची आने के बाद में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जनता के साथ में जनता किसको पसंद कर रही है, क्या कुछ पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं लोग, उसको मौका दिया जाएगा और जो लोग सुस्त पड़े हुए हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही संकेत दिए थे कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और आज जो है नए जिला अध्यक्षों की सूची आ सकती है। ठीक है, देखना होगा जब जिला अध्यक्षों की सूची आती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाता है। स्कंदिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर है, लापरवाह जिलाध्यक्षों को बीएसपी अब हटाएगी। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है। सेक्टरों से रिपोर्ट मांगने के बाद अब एक्शन होगा। तो यहां पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीएसपी अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। यहां पर जो भी लापरवाह जिलाध्यक्ष हैं उनको बदला जाएगा, ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लापरवाह जिलाध्यक्षों को बीएसपी के द्वारा हटाया जाएगा। आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जुटी हुई है। वहीं मायावती ने सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाएगा। यानी कि जो जिलाध्यक्ष एक्टिव नहीं है या लापरवाही बरत रहे हैं उन पर अब गाज गिरेगी। जहां एक और बीजेपी की तरफ से आज जिलाध्यक्षों की सूची आ सकती है, कई ऐसे जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, तो वहीं अब मायावती भी इसकी ओर आगे बढ़ रही है। यहां पर लापरवाह जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है, ये बड़ी खबर अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मायावती पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि मिशन 2024 है। अब एकला चलो की नीति पर तो मायावती चल रही है, लेकिन इसी को देखते हुए अपने कोर वोटर को जुटाने में भी मायावती जुटी हुई है। यही वजह है कि लगातार एक्शन मोड में मायावती नजर आ रही है और कई ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। तो लापरवाह जो भी जिलाध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर एक्सप्रेस
ट्रेन में फायरिंग हुई है। आपको बता दें, मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग हुई, 4 की मौत इसमें हो गई है। आरपीएफ जवान पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। आरपीएफ जवान पर फायरिंग करने का आरोप है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पालघर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि यहां पर जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग की खबर है। और बताया यह जा रहा है कि मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और इसके पीछे आरपीएफ जवान है, यानी कि बताया जा रहा है कि आरपीएफ जवान ने फायरिंग की है। यह आरोप फिलहाल लगाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर है। हालांकि यहां पर फिलहाल बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में 4 की मौत हो गई है, लेकिन आगे क्या कुछ अपडेट आता है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परियल सैयद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो फायरिंग है, अभी फिलहाल का ये अपडेट है कि इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। और जो ट्रेन का जो डिपार्टमेंट था वो B5 था, जो मुंबई जयपुर एक्सप्रेस जो मीरा रोड से होके जा रही थी। पहले ये खबर आई थी कि पालघर पे फायरिंग हुई है, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि फायरिंग मीरा रोड, मुंबई के मीरा रोड के करीब हुई है। और ये फायरिंग जो है वो आरपीएफ जवान के हाथों से ही हुई है, अभी ऐसी खबर आ रही है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में भी आगे क्या अपडेट आता है, क्योंकि अभी अभी ये खबर ब्रेक हुई है। और इसका अपडेट यही है कि 3 लोगों की फिलहाल अभी कंफर्म मृत्यु हुई है। और ये B5 जो डिपार्टमेंट था उस मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का, उसमें से ये जितने पैसेंजर 3 थे उनको ये गोली लगी है। अब ये पैसेंजर्स कौन है, फीमेल है, मेल है या कोई बच्चा है, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना होगा। और लेकिन अभी का अपडेट यही है कि मीरा रोड के करीब ये ट्रेन में फायरिंग हुई है। क्या लोगों के घायल होने की भी कोई खबर है परियल? जी, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और ये भी कहा जा रहा है कि मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ये फायरिंग जिस तरीके से की गई है ये हवा में नहीं की गई थी, नॉर्मली ऐसे की गई थी। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आरपीएफ जवान के द्वारा ये की गई है। तो ये किस वजह से हुई है, क्या गलती से हुई है, या गलती से 1 गोली चल सकती है, 2 गोली चल सकती है, 3-4 गोलियां नहीं चल सकती है, कितने राउंड फायरिंग की गई है। और ये जो खबर अभी ऐसा सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आरपीएफ की जवान के इससे ही हुई है, तो क्या ये बात सच है या कोई अफवाह है या किसी और ने फायरिंग की है, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो थोड़े वक्त में ही जैसे ही और अपडेट या प्रेस रिलीज सामने आती है तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने लोगों की मृत्यु और कितने लोग घायल भी हुए हैं। बिल्कुल। और आरपीएफ जवान पर इसका आरोप लगा है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आती है। परियल, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। ये लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर है, जहां आरपीएफ जवान पर फायरिंग करने का आरोप है। जौनपुर से खबर आपको बता दें, सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। जनता ने बीजेपी को 10 साल का मौका दिया, ये शिवपाल ने कहा है। 9 साल में देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया है। अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर जैसी घटना होने दी, वहीं आज प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये शिवपाल यादव जिनका बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकारों ने देश की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं बीजेपी सरकार में किसानों की आय भी नहीं बढ़ी है। लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये शिवपाल यादव ने कहा है। बीजेपी सरकार में अपराध नंबर 1 पर हो गया है। वहीं जनता अब बीजेपी सरकार से निजात पाना चाहती है। बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत से अनुभवी नेता हैं। गठबंधन के लिए पीएम पद कोई मुद्दा है ही नहीं, ये शिवपाल यादव ने कहा है। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक चेहरा है। अगर इस तरीके से अगर पुलिस
करेगी। और पुलिस पूरी तरह से इकबाल खो चुकी है, सरकार भी इकबाल खो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरी तरह से। और अभी तक देखिए आप लोगों का भी, पत्रकारों भाइयों का भी शोषण हो रहा है। अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं का तो लड़ेंगे ही, जहाँ पर भी आप लोगों का भी शोषण होगा तो उसे भी हम लड़ाई लड़ने। वहीं बाराबंकी जिले से एक बार फिर गरीब लोग का ईसाई धर्म में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां लखनऊ के रहने वाले पति पत्नी हैदरगढ़ कस्बे में एक किराए के मकान में रहकर गरीब व्यक्ति को बड़ा प्रलोभन देकर उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहे थे। जब इस बात की जानकारी क्षेत्र के हिंदूवादी लोगों को हुई तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां से ईसाई धर्म की कई पुस्तकें बरामद की और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। धर्मांतरण की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों की तहरीर पर जांच पड़ताल करते हुए मामला सही पाया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको ये बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ईसाई धर्म में गरीब लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को जेल भी भेजा था। पूरा मामला कस्बा और कोतवाली हैदरगढ़ का है। तो एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बाराबंकी से एक खबर आपको बता रहे हैं। गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था और आपको बता दें कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण का ये जो मामला है वो सामने आया है। धर्मांतरण करा रहे दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। विशेष समुदाय के लोगों की तहरीर पर जांच पुलिस ने शुरू की और फिर सामने आया धर्मांतरण का ये खेल। तो यहां पर गरीबों को लालच दिया जाता था और उसके बाद धर्मांतरण करा दिया जाता था, ईसाई धर्म में परिवर्तन करा दिया जाता था और धर्मांतरण करा रहे दंपति को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों की तहरीर पर ये जांच शुरू की। भोलेनाथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भोलेनाथ, यहां पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी और क्या अपडेट? जी बिल्कुल बता दें कि बाराबंकी के हैदरगढ़ कस्बे का यह मामला है, जहां पे लखनऊ के रहने वाले एक दंपति परिवार था जो किराए के मकान में ठठियारी में रहता था। वहीं पे जो गरीब लोग थे इनको लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसके बाद इस बात की भनक जब हिंदू संगठन को लगी तो हिंदू संगठन मौके पर पहुंचा। तो एक बार इससे पहले भी हिंदू संगठन मौके पर पहुंचा था, तो उससे पहले वो लोग फरार हो चुके थे। जिसके बाद पुनः कल देर शाम जब हिंदू संगठन को जानकारी मिली कि ये लोग वहीं पर है और धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो आनंद फानंद में संगठन के लोग पहुंचे। जिसके बाद वहां से हैदरगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची। जिसके बाद कमरे की तलाशी ली गई तो वहां बाइबल सहित तमाम ग्रंथें मिली और दंपति परिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं जिनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले भी लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक ईसाई धर्म में धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं लगातार कई क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अब इस पे हिंदू संगठन भी जागरूक हो गया है। हिंदू संगठन लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दे रहा है। जी बिल्कुल, और इसमें पति पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। भोलानाथ, क्या पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट सामने आती है कि नहीं, ये भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे